हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरोरा आईएएस यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं नया एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सीरीज जो जीएस पेपर 4 यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस भी है और बाकी सारे पीसीएस एग्जामिनेशंस का भी। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर और हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल विद द बेल नोटिफिकेशन सो दैट कभी भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगी। और ये सीरीज़ हमारी तरफ से पूरी कर दिया जाएगा, ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस सीरीज़ के दौरान आपको क्या मिलने वाली है। तो ओवरव्यू ये होगा कि लेक्चर सीरीज़ में सारे चैप्टर्स का बेसिक आइडिया मिल जाएगी और वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। और वैल्यू एडिशन किस तरफ से होगा, जो करंट के ट्रेंड्स के थ्रू आपको कोई भी इश्यू चल रही हो तो उसी के थ्रू केस स्टडीज़ आपको पेपर में बताया जाएगा। तो इसीलिए इस केस स्टडी अप्रोच को करंट ट्रेंड और बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर्स को मिलाकर इंटीग्रेट कर हम इस सीरीज को आपके पास लेकर आए हैं। और इसमें की टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि फोर्टिट्यूड क्या है, रेक्टिट्यूड क्या है, या फिर एंगर कैसे लिखना चाहिए एंगर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पास्ट में भी पूछा जाया था। और फिर हैप्पीनेस के बारे में भी कैसे लिखें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किया जाएगा कि ताकि आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कुछ ना कुछ एक 150 वर्ड्स का आंसर लिख पाएंगे। और फिर बेसिकली द फिलोसोफर्स और थिंकर्स वाले चैप्टर कितना बोरिंग है सब जानते हैं इसमें, क्योंकि फिलोसोफर और थिंकर्स दुनिया भर की पढ़ना पड़ेगा और इतने सारे थिंकर्स और फिलोसोफर्स हैं कि हम ये पढ़ के थक जाएंगे। तो इसीलिए इस सीरीज़ के थ्रू बहुत कम फिलोसोफर्स विथ कंसाइज, जैसे कि एक फिलोसोफर को ले लीजिए अरिस्टोटल, उन्होंने क्या कहा था 4 कार्डिनल वर्च्यूज या ऑफ प्लेटो, या फिर बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स के बारे में 3-4 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने के लिए ये सीरीज़ के थ्रू हेल्प कर दिया जाएगा। और फिर हर टॉपिक के एंड, मतलब एक एक वीडियो के एंड पे आंसर राइटिंग क्वेश्चंस विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मॉडल आंसर्स के थ्रू हम आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन के लिए आप आंसर भी लिख सकते हैं और कमेंट डाउन बिलो भी करेंगे तो हम उसको मॉडिफाई और हम रिव्यू भी कर सकते हैं आपके लिए। तो हमारे साइड से ये सब होगा। और फिर बेसिकली मैं बता दूं तो करंट ट्रेंड कैसे होगा, जैसे कि आप हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है और हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें यही बता दिया जाता है जीएस के कोचिंग के थ्रू या फिर ऐसे फ्रेंड्स के थ्रू या फिर किसी मेंटर के थ्रू कि हम सिर्फ सिलेबस में जो पोर्शंस है उसी को पढ़ना चाहिए। जैसे कि 2-3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग पेज में भी आया था कि मिलिटेंसी वाले इशू पे खालिस्तान इशू चल रहा था, तो हम ये पॉलिटिकल इशू है इसीलिए हम छोड़ देते हैं। पर इसके थ्रू भी आप एक आंसर बना सकते हैं और एथिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि मिलिटेंसी एथिकल एंगल कैसा है। अगर आप वहाँ पे पोस्टेड हो उस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आप आईबी ऑफिसर भी हो गए या फिर रॉ ऑफिसर है या फिर पुलिस ऑफिसर भी होंगे, तो उनको कैसे डील किया जाएगा, एथिकल एंगल्स क्या है। ऐसे आप कुंबिंग ऑपरेशन पे चले जाएंगे मिलिटेंसी एरिया पे, सबको मार देंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो क्यों, कौन से एथिकल्स वैल्यू है, ह्यूमन डिग्निटी वैल्यूज़ क्या है, क्या राइट्स है उनके, ताकि आप वायलेट ना करें ऐसे पोजीशन पर। तो ये करंट ट्रेंड वैल्यूज़ एग्जाम्पल सब जब डालेंगे तो आपके आंसर में थोड़ा सा नॉवेलिटी की वाइज और इनोवेशन की वाइज थोड़ा सा डिफरेंट एंगल जब लेके आएंगे तो ज़्यादा मार्क्स भी मिलने की कोशिश रहेगी इसके थ्रू। और करंट ट्रेंड में एक और न्यूज़ है कि ऑल इंडिया वाइड डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी, तो ये तो केस स्टडी बनेगा या फिर इस साल या फिर अगले साल, क्योंकि ऐसे केस स्टडीज़ को ही गवर्नमेंट उठाती है। आपने देखा ही होगा कि स्नोडेन के इश्यू के बारे में, स्नोडेन जैसे एडवर्ड स्नोडेन ने लीक कर दिया, विजिल ब्लो कर दिया, तो उन्होंने जैसे विजिल ब्लो किया उसके बारे में भी एक केस स्टडी था। तो उस केस स्टडी में आपको सारे के सारे पॉइंट्स करंट अफेयर्स के थ्रू मिल जाएगी और आप उसी पॉइंट्स को एथिकल एंगल में कैसे लिखते हो ये सीरीज़ में बता दिया जाएगा। तो आपके साइड से ये तो हमारे साइड से हैं, आपको बता दिया था। और अभी हम आपके साइड से आपको क्या करना चाहिए, एक तो ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब यही है कि आपके दिमाग के अंदर भी थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना चाहिए। आपके निजी जीवन के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कैसे आंसर्स लिख सकते हो ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज़ के थ्रू मैं 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी एक सीरीज़, बट
ये दो तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सब लोग लिखेंगे तो सेम आंसर रिडंडेंट रहेगा। तो आपके साइड से भी थोड़े एग्जाम्पल्स अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में लिखना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, आपके लाइफ के इंसिडेंट के थ्रू आप बताइए जो आपने फेस किया हो जहाँ पे क्राइसिस हुआ है और आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया है। ये था 2013 का क्वेश्चन। देखा कि ये पूछ रहे हैं कि आपके लाइफ के इंसिडेंट के थ्रू बताइए, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आपको भी ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है कि आप भी थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें और हमारे एफर्ट्स को सप्लीमेंट करके एक ब्यूटीफुल आंसर लिखें। और न्यूज़पेपर्स को थ्रू इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आते हैं जो हम ऐसे ही निगलेक्ट कर देते हैं। ओके तो देखिए, अब नेशनल न्यूज़ बन गया था कि आंध्र प्रदेश में एक बुढ़े कपल ने 70 ईयर्स के कपल ने IVF के थ्रू 2 बच्चे को जन्म दिया था। तो उसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं। अब अगर वो लोग मर जाएंगे बिकॉज उनकी एज बहुत ज़्यादा है तो उन दोनों बच्चे की क्या हालत होगी, कौन जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे इश्यूज वो केस स्टडीज़ पे आप डाल सकते हैं आंसर्स पे। और जब केस स्टडी भी आ जाएगा, क्योंकि केस स्टडी आता कहाँ से है, जबकि जो सोसाइटी में हर रोज़ करंट अफेयर्स ग्रुप चल रही है वैसे ही क्वेश्चंस डालेंगे। तो इसीलिए इस इश्यूज़ के थ्रू इस न्यूज़पेपर्स के इश्यूज़ के थ्रू आप फिर सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में या फिर एनवायरनमेंट के थ्रू या फिर वाइल्ड लाइफ इश्यूज ही पकड़ना, ऐसे नहीं। आप एथिकल एंगल में भी हर न्यूज़ को एनालाइज करते जाइएगा। जैसे कि बीटी क्रॉप्स का इश्यू बहुत चल रहा है, GM क्रॉप्स, राइट। GM क्रॉप्स का जब इश्यू चल रहा है तो आपको उसको एथिकल एंगल में भी यूज़ करना चाहिए कि आप कैसे किसी की सिस्टम, टोटल कल्चरल सिस्टम को, फूड कल्चर को आप कैसे डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो या फिर ऐसे करना चाहिए कि नहीं। ऐसे इश्यूज़ देखो, तो हर इश्यू के बारे में एक एथिकल एंगल भी जोड़िएगा। अब से जब से पढ़ने शुरू करोगे इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगी। तो यही होगा कि ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर सीरीज़। और ये सारा कुछ आपको तभी समझ में आएगा जब आप सिलेबस के एक एक वर्ड को रट्टा कर दिया जाएगा, क्योंकि रट्टाफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है सिलेबस को पढ़ना कि क्योंकि इसमें देखिए पहला लाइन ही सिलेबस में ये बता दिया जाएगा कि कैंडिडेट्स के एटीट्यूड और अप्रोच को ये टेस्ट कर रही है, ये आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रही है। जबकि आपको पता है कि नहीं कि पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स के डिफरेंस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का डिफरेंस क्या है, ये सब टेस्ट नहीं कर रही है। आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, क्योंकि आपको सबको पता है कि पर्सनल एथिक्स क्या होती है और प्रोफेशनली आप जब ऑफिस में जाते हो वहाँ पे एथिकल कल्चर कैसे होना चाहिए। पर्सनल लेवल पे आप सैक्रिफाइस कर सकते हो, पर प्रोफेशनल एथिक्स में सैक्रिफाइस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वहाँ पे टैलेंट होती है, कंपटीशन होती है। तो उन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? जब आपकी खुद की एटीट्यूड और अप्रोच उस तरफ होगा, राइट। तो इसीलिए तो आपका एटीट्यूड और अप्रोच ही पेपर में दिखेगा। तो आप भी कल्टिवेट करिएगा कि एथिकल एंगल आपके हर दिन कुछ ना कुछ जो भी काम करते हो उसमें एथिकल, लाइक एम्पैथी, किसी के थ्रू किसी को सिंपथाइज करना उनके वर्क्स के लिए या फिर उनके जो समस्या है उनके सामने लिसन करना वेरी पेशेंटली। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको भी आपके पर्सनालिटी के अंदर बहुत कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा ताकि पेपर में रिफ्लेक्ट कर पाओगे। आपको फाइनली क्या बनना है? एक ब्यूरोक्रेट बनना है। ब्यूरोक्रेट के लिए आप पहले अच्छे सिटीजन तो बन जाओ। तो इन सबको लिंक करो, सिर्फ ये पेपर मार्क्स लेके आने के लिए कि नहीं, कि आपको एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने के लिए भी बहुत फ़ायदा मिलेगी। और केस स्टडी अप्रोच के थ्रू ये टेस्ट कर रही है। केस स्टडी दे देंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक पुलिस ऑफिसर है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा धरना चल रही है दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे? और आप एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप हिंदू हो समझिए, और हिंदूज में ही एक सेक्ट और दूसरे सेक्ट के बीच में लड़ाई चल रही है। आप सेक्ट 1 को बिलोंग करते हैं, तो आप उनको सपोर्ट देंगे और ज़्यादा पार्शियलिटी दिखाएंगे या फिर दोनों को समस्या को बीच रास्ते में निकालेंगे? तो यही है कि आप कैसे एटीट्यूड और अप्रोच के थ्रू ये पेपर को सॉल्व करेंगे। यही आपको 120 या 130 लेके आएंगे। तो ये जीएस और ऐसे पेपर का भी और जीएस पेपर 2 के लिए भी बहुत फ़ायदा मिलेगी आपको, क्योंकि एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ये जो चैप्टर्स हैं, जो 6 और 7 चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट में, ये
जीएस पेपर 2 में भी फ़ायदा होगा। और ऐसे जब फिलोसॉफिकल एसेस लिखते हो, इन सारे के सारे नॉलेज को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको सैनिटेशन का कुछ ऐसे आ गया तो ऑब्वियसली यू कैन यूज़ द एटीट्यूडल चेंज और बिहेवियरल चेंज कंपोनेंट्स में कैसे डिफरेंस इन अप्रोचेस लेके आओगे ताकि लोग टॉयलेट यूसेज को ज़्यादा शुरू करेंगे। लाइक एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी कि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करके हम शौचालय बना के तभी आपका सैनिटेशन, हेल्थ और सभी का क्लेanलीनेस बढ़ेगा और एकदम स्वस्थ भारत बनेगा। तो ये कब लिख पाओगे एक आंसर्स में या फिर एसेस के थ्रू, जब आपको ये एथिकल एंगल भी पता होगा, क्योंकि एटीट्यूडल बिहेवियरल चेंज एथिक्स का पोर्शन है। तो ये बराबर है पूरा सिलेबस का। तो सिलेबस को आप रट्टा मार लीजिए, एक एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब एक एक वर्ड याद में रखते हो ना, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर कोई बुक भी पढ़ लेंगे, आपको नॉवेल्स के शौक है, तब भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एग्जाम्पल वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अच्छा ये केस स्टडी जब भी आएगा तो इसका एंगल हम लिख सकते हैं, राइट। तो सिलेबस में क्या क्या पोर्शंस है, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़। ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, तो ये फाउंडेशन वैल्यूज आपके अंदर होना ही चाहिए। एक तो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, आपके अंदर जो पर्सनल इमोशनल लेवल, जैसे बोलते हैं ना कि ये ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, इसको आंखों में आंसू आ जाती है, तो क्यों आती है, क्योंकि वो समझता है कि आगे वाले का, कि उसको इफेक्ट करती है, उनके दिल पे लगती है वो बात कि किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी को ऐसे एक्सीडेंट हो गई है, तो ऐसे छोटी छोटी बात से इमोशनल हो जाते हैं। तो वही इमोशनल इंटेलिजेंट है। जब उन जैसे बातों को आप सुनते हो तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए वैसे सिचुएशंस में, वही इमोशनल इंटेलिजेंस बताती है। और फिर मोरल थिंकर्स और फिलोसफर्स के बारे में, इंडिया और वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये दोनों पोर्शन जो मैं बता रही थी, जीएस पेपर 2 का भी सिलेबस है, ये सारे के सारे सिलेबस में सिलेबस के थ्रू आपको जीएस पेपर 2 भी खत्म हो जाएगा और पेपर 4 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ भी इसी 2 पोर्शन से आता है, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू। तो यही है, तो पूरा आपको एक समझा दिया मैंने कि ओवरव्यू का क्या होगा। और शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। आपको आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि इसमें जो भी पिक्चर्स या फिर फ्लो चार्ट्स जो भी यूज़ करती हो ना, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कुछ कमर्शियल इंटेंट नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बता दें, ताकि आप कुछ एक जो भी अगर आंसर भी नहीं आता, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन था हैप्पीनेस के बारे में भी कि 2014 में 10 मार्क का क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स लिखना था आपको कि ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री। तो इस क्वेश्चन में कैसे नॉलेज चाहिए आपको, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर पता ही नहीं है कि कुछ भी नहीं पता कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आपने पढ़ा ही नहीं, पर आपको सिलेबस तो आपके पास तो है ना, सिलेबस तो प्रिंट आउट करके निकालोगे, तो सिलेबस के थ्रू ही ये आंसर लिख पाओगे। तो देखते हैं कि कैसे। एक एग्जाम्पल बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री। आप एग्री करते हो? यस, हैप्पीनेस तो हम हर किसी की ज़रूरत है। और व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, आपको हैप्पीनेस क्या लगती है? एक छोटे बच्चे को हैप्पीनेस क्या लगती है? उसको चॉकलेट मिल जाए तो वही है। एक अडल्ट को जो +2 पास हो गया, उसको नीट एग्ज़ाम लिखना है या फिर IIT एग्ज़ाम में जाना है या फिर आर्ट्स कॉलेज में DU में भरना है, तो क्या होगा, इन तीनों का हैप्पीनेस अलग लेवल है। तो आप जब जॉब करते हो, आपकी हैप्पीनेस क्या है? एक कार खरीदे, एक गाड़ी, एक मकान खरीद ले और एक फ्लैट खरीद ले। तो इस लेवल पे जब आंसर लिखेंगे ना कि इंटरलिंक करके कि एक क्या कहते हैं कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ पे आप लिख सकते हैं, या फिर सोसाइटी में जितने सेक्शंस ऑफ पीपल देखते हो कि विमेन को क्या हैप्पीनेस लगती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को किसी और रेस्पेक्ट करेंगे तो उनकी इज्जत करेंगे। तो ओल्ड एज पीपल को क्या चाहिए? केयरिंग दिस देयर हैप्पीनेस। सो ये सब जब लिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं आता उस सिलेबस में, आपको पता ही नहीं है कि टर्मिनोलॉजीज कैसे यूज़ करना है, फिर भी आप एक आंसर अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ रखी हो। देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं एक और अप्रोच बताऊंगी कि हैप्पीनेस मीन्स टू मी एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक तो है कि एथिकल एंड प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस आपने देखा ही होगा। सो प्राइवेट रिलेशंस में हैप्पीनेस क्या होगा? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ और बिटवीन फ्रेंड्स कजिन्स एंड ऑल। देन पब्लिक रिलेशंस में क्या होगा? हैप्पीनेस ये है कि वर्क कल्चर को अच्छे से निभा जाए, कि आपके
आपकी जो लॉयल्टी और ओबीडियंस है आपके कंपनी की तरफ, वो रहेगा हैप्पीनेस आपके लिए। और एटीट्यूड क्या होगा, जब आपकी हैप्पीनेस ही इम्पॉर्टेंट गोल है, एंड है, तो आपकी एटीट्यूड किस तरफ से जाएगी, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएगी कि लव, केयरिंग, हैप्पीनेस, ये सारे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करेगी। तो उसके बाद क्या होगा कि एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज़। फाइनली अब ब्यूरोक्रेट बन के क्या करना चाहते हो, पीपल को सर्व करना चाहिए। पीपल को सर्व करेंगे तो उनका क्या होगा, हैप्पीनेस ही मिलेगा उनको। और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, हैप्पीनेस इज ऑल्सो इमोटिव कंपोनेंट। इमोशन होगा, आप अच्छे से खुश हो जाएंगे तो हैप्पीनेस जब आ जाएगी तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से दौड़ेगी। तो वही है, तो देखा आपने, तो कि यही है कि इन क्रक्स यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपको सिलेबस रटा होना चाहिए और कैसे आप आंसर को एक एक कंपोनेंट को मिला के एक ब्यूटीफुली एक आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज़ एक ऐसी जोश से कि सारे के सारे लेक्चर सीरीज़ 30 और लेक्चर्स के थ्रू ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है। आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा, आप आंसर्स लिखिएगा इसी सीरीज़ के थ्रू। आपके प्रीलिम्स के पहले ही आप ये सब्जेक्ट ख़त्म कर लेंगे तो बहुत बड़ा बोझ निकल जाएगा आपके सर से। और इस पोर्शन को आप सीरियसली ले लें, सब्जेक्ट वाइज और एट पर्सनल लेवल भी। और यही है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ बहुत जोश से और एकदम एक एनर्जी के साथ। और चलिए मिलते हैं एक पहले सेशन में जो एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से मैं शुरू करने वाली हूँ। जय हिंद।